Okay, so now MCQs number 24. Which of the following is correct IUPAC name for the alcohol with molecular formula C4H10O? ब्यूटेन 1 ओल भी है। अगर आप इस फार्मूले को चेक करेंगे, ब्यूटेन 1 ओल अगर आप लिखोगे ब्यूटेन 1 ओल, उसका फार्मूला भी ये C4H10 है। अगर आप ब्यूटेन 2 ओल देखोगे, लिखो स्ट्रक्चर, लिखो ब्यूटेन 2 ओल का स्ट्रक्चर लिख दो। लिखने का तरीका क्या है? ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, तो मैं ये देखो 4 कार्बन में लिख लेता हूँ। 2 ओल इसका मतलब ये है कि कार्बन नंबर 2 पर अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग दे दूं तो इस पर 2 OH आएगा। बाकी को मैंने बैलेंस करना है, सिर्फ ये आ जाएगा आपका CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, इधर CH2 सिंगल बॉन्ड, इधर सिर्फ CH आएगा और फिर इधर CH3 आएगा। अगर आप इसमें देखोगे 1 2 3 4 कार्बन है C4, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 5 6 7 8 9 10 H10O। C4H10O इसका भी है, इसका भी है। इवन 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अगर आप लिखो, ये मैं आपको काम देता हूं, आप लोग ट्राई करो, कॉपी उठाओ, लिखो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। इसका स्ट्रक्चर आप लोग कोशिश करो ड्रॉ करने का। ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा कि उसके अंदर भी 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट ऑप्शन। करेक्शन से पहले ये वाला ऑप्शन नहीं था, करेक्शन के बाद ये वाला ऑप्शन मैंने ऐड कर दिया। What is the IUPAC name of the following alcohol? अब ये एक अल्कोहल है, इसका IUPAC नाम क्या है? देखो इसमें फिर से हम देखते हैं CH3 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो कार्बन है, इसको फिर बड़ा करके देखता हूं, हम लोगों के लिए बता देता हूं। इसका मतलब ये कि ये वाला जो कार्बन है इस पर 2 CH3, सो हम कार्बन लिख लेते हैं, एक CH3 यहाँ पर लिख लेते हैं, एक CH3 यहाँ पर दे देते हैं। उसके बाद देयर इज OH, उसके बाद CH2 CH3, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। अब अगर आप इसको देखोगे तो आपका मेन चेन आपकी मर्जी से, आप जहां भी आप चाहो तो आप मेन चेन ले सकते हैं। 2 पर OH आ जाएगा और 2 पर मिथाइल आ जाएगा। सो 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा, एक सब्स्टिट्यूएंट आएगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल, 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल, 2 ब्यूटानोल। ब्यूटानोल से अंदाजा, 2 ब्यूटानोल से अंदाजा हो जाएगा कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, उसमें कार्बन नंबर 2 पर ओल मौजूद है, ठीक है। कार्बन नंबर 2 पर ओल मौजूद है, यानी OH मौजूद है, क्लियर है। लेकिन ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में उन्होंने OH को ओल लगा दिया हुआ है, ओल, यानी उन्होंने हमसे भी अच्छा रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अगर हम इनके हिसाब से जाइए तो फिर ये नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, और अल्केन पूरा आपने सही, ब्यूटेन क्योंकि है तो अल्केन, डबल बॉन्ड तो है नहीं, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब लिखो 2 ओल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, परफेक्ट। इससे भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। सो कहां पर है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल? ये वाला है। अ 3 कॉर्नर ट्रायंगल इज, यानी ये क्या है? 3 कॉर्नर ट्रायंगल, ये एक CH2 है, ये दूसरा CH2 है, और ये तीसरा CH2 है, तो ये तो साइक्लोप्रोपेन है। विच वन इज मोर स्टेबल? एन पेंटेन, यानी सीधा सीधा चाहो 5 कार्बन, ये एन पेंटेन बैलेंस में नहीं किया हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन आप दे सकते हो। ये ज्यादा स्टेबल है, या आइसोपेंटेन, ये वाला।
दिस वन, सॉरी ये वाला नहीं, ये नियोपेंटेन में आ जाएगा, ठीक है। ये नियोपेंटेन हो जाएगा, और ये जो है ये वाला, ये आइसोपेंटेन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वन इज आइसो, दिस वन इज नियो, एंड दिस वन इज एन पेंटेन। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा स्टेबल जो है, जिसपे ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें नियोपेंटेन ये वाला जो है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। सो हम लोग सी पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी के पॉइंट से आपने अल्कीन में भी देखा था, ज्यादा अल्काइलेटेड होगा वो ज्यादा स्टेबल था, और अल्कीन में भी यही बात आई कि ज्यादा अल्काइलेटेड ग्रुप जो है उसको ज्यादा स्टेबल कर देते हैं। The reason for non-reactivity of alkanes is are all except, अल्केन रिएक्टिव नहीं है, सबको पता है। इसकी रीजन क्या है? कि उनका सिग्मा बॉन्ड पोलर है। ये गलत है। सिग्मा बॉन्ड कहां से उसका पोलर था? इनका सिग्मा बॉन्ड इनर्ट है। सिग्मा बॉन्ड इनर्ट है। हम आगे भी देखते हैं कि और कोई ऑप्शन है कि नहीं है। नॉन पोलर सी एच बॉन्ड, इसका सी एच बॉन्ड भी नॉन पोलर है, तो ये भी अच्छा है। नॉन पोलर सी सी बॉन्ड, इसका जो सी सी बॉन्ड है वो भी नॉन पोलर है। तो ये तीन के तीन ऑप्शन जो है ये मैच करते हैं। ये तीन के तीन ऑप्शन जो है ये जवाब इसमें अवेलेबल है। तो बोथ बी सी एंड डी। हाँ, हमसे पूछा जा रहा है एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट में हम लोग इन तीन को छोड़कर पोलर बॉन्ड, पोलर सिग्मा बॉन्ड कर लेते हैं, ठीक है। द रीजन फॉर नॉन रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन आर ऑल एक्सेप्ट पोलर बॉन्ड। ये वाला जो है हम बाकी सबको हटा देते हैं, इनमें से कोई भी नहीं है। पोलर सिग्मा बॉन्ड इसका एक्सेप्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ए है, क्योंकि वहां हमसे एक्सेप्ट पूछ रहे, ये नहीं पूछ रहे कि क्या क्या रीजन है। विच काइंड ऑफ रिएक्शंस द अल्केन कैन गिव, अल्केन कौन सा रिएक्शन दे सकते हैं? थर्मल रिएक्शंस भी दे सकते हैं। अल्केन खुद तो रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये अगर आप हीट करोगे तो रिएक्शन देगा। कैटलिस्ट इस्तेमाल करोगे तो रिएक्शन देगा। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन अल्केन की बहुत बड़ी निशानी है, वो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो ये तीन रिएक्शन जो है वो अल्केन दे सकते हैं। आल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका डी करेक्ट होगा। द सेकेंड स्टेप ऑफ रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ये जो रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है अल्केन के अंदर, जब एक अल्काइल हैलाइड बन रहा था, यानी एक अल्केन है CH4, जब इसके अंदर कोई आप क्लोरीन डाल देते थे तो वो इसका एक हाइड्रोजन जाके ना उसकी जगह एक क्लोरीन आ जाता था। फिर एक और हाइड्रोजन जाकर उसकी जगह पर जो है दो क्लोरीन आ जाते। फिर एक और हाइड्रोजन जाकर तीन क्लोरीन आ जाते। इसका बाकायदा एक मैकेनिज्म था, हमने इसको वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था इसको। तो उसमें रेडिकल मैकेनिज्म में दूसरे स्टेप का नाम क्या था? उसमें से पहले स्टेप का नाम था इनिशिएशन, दूसरे स्टेप का नाम था प्रोपेगेशन, और तीसरे स्टेप का नाम था टर्मिनेशन। ये दूसरा स्टेप था, ये पहला स्टेप था। तो आपसे दूसरा स्टेप पूछा जा रहा है, तो प्रोपेगेशन इसका सही जवाब है। विच वन इज ए कायरल मॉलिक्यूल? ये एक कायरल नहीं है, हालांकि दो तरह, एक है कायरल, एक है ए कायरल या नॉन कायरल। आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन इज ए कायरल, कायरल मॉलिक्यूल या चिरल मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल होता है? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन के चारों तरफ मुख्तलिफ ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच हों, उसको बोलते हैं कार्बन। अब अगर आप मीथेन चेक करते हैं ना, मीथेन, मीथेन में कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन है, तो ये तो नहीं हुआ। अगर आप इथेन चेक करोगे तो इथेन के अंदर दो कार्बन है, यहां पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन,
एक नहीं, दो नहीं, तीन एक जैसे हाइड्रोजन आ गए, इस तरफ भी आ गए, तो ये भी नहीं हुआ। टू क्लोरो वन मिथाइल इथेन, टू क्लोरो वन मिथाइल इथेन, अब ये स्ट्रक्चर ही गलत है। टू क्लोरो वन मिथाइल इथेन उन्होंने लिखा हुआ है, इथेन यानी दो कार्बन है, वन पर जो है मिथाइल है। अब ये पूरा गलत है, ये कैसे हो सकता है कि ये टू क्लोरो वन मिथाइल है? इसका मतलब ये है कि नन ऑफ द अबाव, इनमें से कोई भी कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। कायरल मॉलिक्यूल का एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, तो अगर एक कार्बन आप ले ले, इधर एक तरफ आप हाइड्रोजन अटैच कर दे, एक तरफ अगर आप ओ एच अटैच कर दे, यहाँ पर आप कोई दूसरा चीज सी एच थ्री अटैच कर दे यहाँ पर, और यहाँ पर आप ब्रोमीन अटैच कर दे सपोज। अब इस कार्बन पर आप देखो ना, इसमें चारों जो ग्रुप्स है वो डिफरेंट है। तो ये कार्बन क्या है? ये कार्बन क्या है? ए सिमेट्रिक कार्बन, ए सिमेट्रिक कार्बन। और ऐसा मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन हो, उस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा कायरल मॉलिक्यूल। इस पर हमने बहुत तफसील से बात की है, किस टॉपिक में? आइसोमर्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में जितने भी आइसोमर्स है, जो भी टाइप्स है, उस पर हम वीडियो लेक्चर्स भी दे चुके हैं, आपने देख लिया होगा। डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर्स आर, मैंने कोशिश की भी कि पूरे चैप्टर से कोशिश किया था कि एक एक एमसीक्यूज उठाऊं, और हर टॉपिक से मैं कोशिश करता था कि कवर कर सकूं, ताकि ये आपके लिए रिवीजन का काम कर सके। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर्स आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर्स ये वो है जो लाइट को बेंड करते हैं। जैसे आइसोमर्स होते हैं कंपाउंड से, लाइट पास करते हैं, जैसे आपके पास कोई कंपाउंड है, यहाँ बीकर के अंदर कंपाउंड, अभी तक लाइट, आपसे लाइट पास करते हैं। जब आप यहाँ से लाइट पास करते हैं, तो वो लाइट जो है वो राइट की तरफ अगर बेंड हो जाए, इधर इसका अपना एंगल भी आता है, बट मैं जस्ट आपको आसानी से, राइट की तरफ बेंड हो जाए तो उसका उसका नाम है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। उसको प्लस साइन से भी हम लोग शो करते हैं। अब ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर है, ये तो ऑप्टिकल तो है, क्योंकि लाइट के साथ इसका बड़ा किरदार है। ऑप्टिक लाइट, ऑप्टिकल आइसोमर तो है। लेकिन अगर आप इसका मेजर हेडिंग्स देख लोगे, ये किस हेडिंग के अंदर था, तो आइसोमेरिज्म, दो तरह के आइसोमर्स हमने देखे थे, एक स्ट्रक्चरल था, एक कॉन्फ़िगरेशनल था, ये स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है, दरअसल ये स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर आ जाते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स में एक बड़ा सा टॉपिक है, उसके टाइप्स है, तो उनके टाइप के अंदर ऑप्टिकल आइसोमर्स है। सो ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स बोथ आर राइट ऑप्शन। क्या हमारे पास ए सी है कहीं पर? यस, दिस इज ए एंड सी। Which one of the following tartaric acid solution is optically inactive? Tartaric acid solution COOH, कार्बन, फिर कार्बन, फिर COOH, इस तरफ H, इस तरफ OH, आपस में ये मिले हुए हैं, ये टार्टारिक एसिड है। टार्टारिक एसिड प्लस वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी कौन सा ऐसा टार्टारिक एसिड है जिसे लाइट पास करो तो बेंड नहीं होता, इधर उधर बेंड नहीं होता। प्लस टार्टारिक एसिड लाइट को बेंड करता है, ये एक्टिव है। माइनस टार्टारिक एसिड एक्टिव है, ये भी लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में बेंड करता है, ये भी एक्टिव है। मीजो टार्टारिक एसिड और रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब ये है, अगर आपके पास एक बीकर है, उसमें आपके पास दोनों आइसोमर मौजूद है, दोनों, यानी प्लस आइसोमर भी है जो लाइट को राइट साइड पे बेंड करता है, माइनस आइसोमर भी है जो लाइट को लेफ्ट साइड पर बेंड कर लेता है। अगर ये दोनों एक साथ होंगे तो दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगे। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें प्लस आइसोमर और माइनस आइसोमर दोनों 50-50%, मतलब ये भी 50% है, ये भी 50% है,
तो फिर इस सॉल्यूशन से लाइट पास करोगे तो वो बेंड नहीं होगा। ऐसा सॉल्यूशन रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। सो रेसिमिक मिक्सचर तो फॉर श्योर आपका ऑप्शन है, वो तो बिल्कुल ठीक है। जो आपका मीजो टार्टारिक एसिड है, दरअसल ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें अगर मैं ये जो कंपाउंड आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें ये बॉन्ड को हटा दूं, ओ माय गॉड, बॉन्ड को हटा दूं, सो ये जस्ट इस तरह हो जाएगा। अगर मैं इसके बीच एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूं ना, ऊपर वाला ये एक मॉलिक्यूल, इसको अपने बिल्कुल हाफ में अपने डिवाइड कर दिया। आपने इसको क्या करा, हाफ में डिवाइड कर दिया, ऊपर और नीचे बिल्कुल एक जैसा स्ट्रक्चर है। तो इस केस में ऐसे कंपाउंड का फिर क्या ना मीजो टार्टारिक एसिड हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिमेट्री आ गई है। ये एसिमेट्रिक नहीं है, ये एक इसका एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, सॉरी। तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में जो है वो तो ये शो नहीं करेगा, वो तो लाइट पास नहीं करेगा। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं मीजो टार्टारिक एसिड। बट टार्टारिक एसिड का मॉलिक्यूल को बीच में तोड़ दिया, एक ऊपर वाला हिस्सा एक नीचे वाला हिस्सा, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर्स है, और एक किस्म का मिरर इमेज बन रहा है। और ये बिल्कुल सुपर इम्पोजेबल भी है। ये लाइट को अब बेंड नहीं करेगा, ना राइट साइड पे बेंड करेगा ना लेफ्ट साइड पर बेंड करेगा। सो दोनों ऑप्शन जो है आपका अब आएगा, बोथ सी एंड डी, ये इनएक्टिव होगा। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में भी हम लोग लेक्चर दे चुके हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है? तमाम के तमाम अल्केन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, गलत। तमाम के तमाम अल्केन्स उन्हें शो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी शो नहीं कर सकते। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए खास कंडीशंस होते हैं। कौन से? अल्कीन कंटेनिंग सेम ग्रुप्स एट ईच डबल बॉन्ड कार्बन एटम, यानी ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, इधर सेम ग्रुप्स है, एच 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 एच। गलत, ये भी गलत है। सेम ग्रुप अगर डबल बॉन्ड कार्बन पर आ गए, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। लाइक सी डबल बॉन्ड सी, अगर इधर एच है तो यहाँ पर CH3 है, अगर यहाँ पर CH3 है तो यहाँ पर H है। सो अब आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड जो कार्बन है उन पे एक तरह के ग्रुप्स नहीं, डिफरेंट ग्रुप्स अब आ गए, हाइड्रोजन मिथाइल सब के सब अगर नहीं है तो ये इस तरह का कंपाउंड जो है ये इलिजिबल है फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये कंपाउंड अल्कीन्स कंटेनिंग डिफरेंट ग्रुप्स एट ईच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, ये वाला सही है। इट इज नॉट, अच्छा डी क्या है? इट इज नॉट पॉसिबल इन साइक्लिक कंपाउंड, ये स्टेटमेंट गलत है। साइक्लिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, अगर एक मिथाइल ग्रुप यहां हो जाए, H यहां हो जाए, और एक H यहां हो जाए, और मिथाइल ग्रुप यहां हो जाए, so ये वाला जो साइक्लिक कंपाउंड है डबल बॉन्ड की तरह, इसमें डबल बॉन्ड तो नहीं है तो सिंगल बॉन्ड, लेकिन इस तरह का रिंग अगर बन जाए तो फिर ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। स्टूडेंट्स ने सिर्फ इतना सुना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म सिर्फ डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में होते हैं, ये गलत है। कुछ डबल बॉन्ड में जब कोई कंडीशन हो तो ठीक है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकते हैं, लेकिन रिंग वाले फॉर्म में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकते हैं। 1 propanol 2 propanol आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ आइसोमर? एक प्रोपोनोल और 2 propanol में फर्क क्या है? एक प्रोपोनोल में कार्बन 1 2 3, अगर OH कार्बन नंबर 1 पर है तो 1 propanol, और अगर OH कार्बन नंबर 2 पर है तो ये हो जाएगा 2 propanol। ऐसे आइसोमर्स, ये भी आइसोमर है, ये भी दोनों आइसोमर है, ठीक है। ऐसे आइसोमर जो एक दूसरे से फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर, फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पे नहीं, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन पर
अब देखो इसमें भी फंक्शनल ग्रुप OH है, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप OH है, लेकिन इसकी पोजीशन 1 है, इसकी पोजीशन 2 है। ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। क्या नाम है? पोजिशनल या पोजिशन आइसोमर्स। तो हम उसको बी का जवाब देते हैं। विच ऑफ द अल्कीन इज मोर स्टेबल? कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है? टेट्रा, जिसमें कार्बन पर 4 अल्काइल ग्रुप है, जिसमें 3 है, जिसमें 2 है, जिसमें 1 है। तो ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है थोड़ा सा डिफरेंट शक्ल में। तो टेट्रा अल्काइलेटेड इज मोर स्टेबल। ये मैंने आपकी बुक से उठाया हुआ है, ठीक है, जिस तरह हम लेक्चर में दे रहे थे ये वही है। विच अल्कोहल कैन बी इजिली डिहाइड्रेटेड? किस अल्कोहल को आप बड़े आराम से डिहाइड्रेट कर सकते हैं? जब हम लोग अल्कोहल को डिहाइड्रेट कर रहे थे डबल बॉन्ड बनाने के लिए आए थे, वहां से माल्कीन बना रहे थे, अल्कोहल से आप वाटर निकाल रहे थे, सो हमने देखा था कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल में से कौन सा आसानी से डिहाइड्रेट हो सकता है। तो वहां पर टर्शियरी अल्कोहल, अगर आपको याद हो, हमने ये पॉइंट डिस्कस किया, टर्शियरी अल्कोहल आराम से डिहाइड्रेट हो सकता है। ये आपकी मेमोरी है, ठीक है, जिस आपने याद किया होगा। The product of the reaction when alcohol is dehydrated by passing its vapors over heated alumina. अल्कोहल को अगर आप डिहाइड्रेट करोगे, मतलब वाटर निकालोगे, तो क्या बनेगा? अब स्टूडेंट ने जिसने याद किया उसको पता हो कि यार ROH अल्कोहल है, इसको डिहाइड्रेट हमने कैसे किया था? हाँ, H2SO4 से भी डिहाइड्रेट कर सकते हैं, या एलुमिना Al2O3 से इसके वेपर्स पास किए थे। तो अल्कोहल से जब वाटर निकलेगा तो क्या बन सकता है? क्या बन सकता है? आपने देखा होगा, दैट इज अल्कीन। अल्कीन, ठीक है, अल्कीन वाज द राइट ऑप्शन। क्यों राइट ऑप्शन है? क्योंकि अल्कोहल में CH3CH2OH, जब आप इसे पानी निकाल देते हैं तो एक OH यहां से निकलेगा, एक H यहां से निकलेगा, ठीक है, यहां से एक H निकलेगा, OH CH2 से निकलेगा। तो ये वाला कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया था। So that is why alkene is the right option. The product of reaction when alkyl halide is reacted with alcoholic KOH. जब आप अल्काइल हेलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करोगे, अल्काइल हेलाइड ये, इसको अगर आप KOH के साथ रिएक्ट कर देते तो इससे क्या बन जाता था? ये भी क्या करता था, जैसे X को निकाल देते थे और वहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेते थे। सो यहाँ पर भी ये अल्कीन के लिए ही है, ठीक है, अल्कीन ही बन रहा था। तो ये वाली रिएक्शन आपकी मेमोरी को चेक करने के लिए था कि आपने रिएक्शंस याद किए हुए कि नहीं। आपको याद है कि अल्कीन को बनाने के कितने तरीके थे, अल्काइंस को बनाने के तरीके कितने थे, अल्कोहल के कितने थे। तो जिसने उसको अच्छी तरीके से बार बार रिवाइज किया होगा उसके लिए मसला नहीं, उसको तो पता है कि अल्काइल हेलाइड अल्कोहलिक को KOH जो है वो अल्कीन बना रहे। तो ओके, नेक्स्ट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, the product of reaction when halogen acid is treated with alkene. अब इसमें लिखा कुछ नहीं है, आपने बनाना होगा। हो सकता है वो आपको स्ट्रक्चर दे दे, अगर दे दे ठीक, नहीं तो आपने बनाना। हेलोजन एसिड विद अल्कीन, आपने ऐसा करना है, RCH डबल बॉन्ड CH, ये आपने करना है। हेलोजन एसिड ये आपका HX है। तो क्या होगा? हेलोजन एसिड, आपको मार्कोनिकोफ रूल से बताया गया था कि H जो है वो उस कार्बन पे जाएगा जिस पर हाइड्रोजन कम है, और X जो है वो कहाँ पर जाएगा? X उस पे जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, सॉरी, X वहां पे जाएगा जिस पर हाइड्रोजन कम है, और दूसरा H इस पर आ जाएगा, सॉरी। ये मार्कोनिकोफ रूल में हमने पढ़ा था। इसका मतलब ये है कि R
CH के ऊपर X आएगा और डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH3। इसका मतलब ये है कि ये एक किस्म का अल्काइल हेलाइड बन रहा है, अल्काइल हेलाइड। सो द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन व्हेन हैलोजन एसिड इज रिएक्टेड विद अल्कीन। तो अल्काइल हेलाइड इधर ऑप्शन में मैंने अभी तक देखा ही नहीं, आपके जहन आपने याद किया होगा यार अल्काइल हेलाइड होगा। सो दिस वन इज अल्काइल हेलाइड। एक किसी ने याद किया होगा, दूसरा ये है कि अगर आप उसको थोड़ा लिखोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, आपको एक अल्काइल हेलाइड इज द राइट ऑप्शन। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, अब ये देखो, ये एक और एग्जाम में, आपके एग्जाम में इस तरह के सवाल आएंगे वैसे, ठीक है, बाकायदा स्ट्रक्चर दिया होगा उसमें प्लस किया होगा। um, ये एक अल्कीन है और रिएक्ट हो रहा है अल्काइल हैलाइड के साथ। इसमें मैं स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट करना चाह रहा था कि एक स्टूडेंट को याद हो कि HBr वाला और अल्कीन वाला रिएक्शन जो है, ये दरअसल एडिशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जब आप अल्काइल हैलाइड इसमें ऐड कर लेते थे, हेलोजिन एसिड, सॉरी हेलोजिन एसिड HX, डबल बॉन्ड के कार्बन को ही आपने छेड़ना है, बाकी आप इधर उधर देख भी नहीं सकते। तो H जो है, H इस कार्बन पर आएगा, पहले वाले कार्बन पर नहीं जाएगा। स्टूडेंट गलती करते हैं, ब्रोमीन जो है नेगेटिव पार्ट, ये उस कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। सो अगर आप इस तरह के करेक्ट तीर का निशान लगाओगे तो फिर इससे आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो इस तरह होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, CH3, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इसके ऊपर यहाँ पर ब्रोमीन आएगा और यहाँ पर ये CH3 हो जाएगा। तो इस हालात में इस कंपाउंड का नाम हम लोग क्या रखेंगे? 3 कार्बन है, एक मिथाइल ग्रुप, इसको सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, बाकी ये आपका चेन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 bromo 2 methyl propane. So this one is correct, 2 bromo 2 methyl propane। अगर कोई स्टूडेंट गलती करे, गलती इस तरह से करे कि हाइड्रोजन को, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर इस कार्बन पर ले आए और ब्रोमीन को यहाँ पर लाए, तो फिर एक अलग चीज होगा, वो दरअसल ये होगा, ठीक है, वो ये होगा, तो वो फिर गलत हो जाएगा। ये असल में मार्कोनिकॉफ रूल जो आपको समझाया गया था, ये वहां से आया हुआ। सो आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ वन प्रोपीन विद ओजोन कुड बी। अब स्टूडेंट को इतना तो पता है कि अल्कीन CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, अल्कीन, ये ओजोन के साथ रिएक्ट करके ओजोनाइड बन रहा था, फिर वो दरमियान में टूट जाता था। वो टूटा हुआ ओजोनाइड या एल्डिहाइड बन जाता था या एसीटोन बन जाता था। उस रिएक्शन की बुनियाद पर मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट करना चाहा। मैंने क्या दिया इसमें आपको, ट्रूली मैंने इसको बहुत ज्यादा वो किया हुआ है, चेक करने की कोशिश की कि वन प्रोपीन का मतलब ये है, वन प्रोपीन का मतलब ये है कि 3 कार्बन है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2, ये वन प्रोपीन है। अगर आप इस वन प्रोपीन को ओजोनोलाइज करोगे, ओजोन की मदद से रिएक्ट करोगे, तो इसका जो ओजोनाइड होगा वो डबल बॉन्ड के ऊपर ही होगा, मतलब ये ऐसा होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH2, एक ऑक्सीजन इस तरफ आए, 2 ऑक्सीजन इधर होंगे, एक ऑक्सीजन ऊपर होगा। ये हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। ओजोनाइड 3 ऑक्सीजन इस तरह आएंगे, 2 नीचे एक ऊपर आएगा। और आपको याद भी होगा कि हमने कहा था कि उसको बिल्कुल ब्रेक कर देंगे, ब्रेक ऐसे कर देंगे लाइक दिस, ये वाला एक पार्ट और ये वाला दूसरा पार्ट, ठीक है। सो लेफ्ट साइड का जो पार्ट है इससे बनेगा CH3
CH डबल बॉन्ड O, ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये वाला, ये डबल बॉन्ड O ही हो जाएगा। सो एक टुकड़ा तो आपका एक किस्म का एसिटल डिहाइड बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O H। वो जो दूसरा टुकड़ा है उससे क्या बनेगा? हाँ सॉरी, नाउ इट्स करेक्ट। उसे बनेगा C डबल बॉन्ड O, इस तरफ भी एक H आएगा, इस तरफ भी एक आ जाएगा, फॉर्मल डिहाइड बनेगा। ठीक है, फॉर्मल डिहाइड एंड एसिटल डिहाइड। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोग इसको दोबारा थोड़ा तसल्ली से बैठ के आप लोग ये स्ट्रक्चर लिख दे, इसका ओजोनाइड बना दे और फिर उसको तोड़ दे। तीन ऑक्सीजन है ना, तीन ऑक्सीजन बीच में आएंगे, एक ऑक्सीजन एक का सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप बनेगा, एक ऑक्सीजन दूसरे का सी डबल बॉन्ड ओ, दूसरा ऑक्सीजन H2O2 की शक्ल में निकल जाएगा। उसको आपने वो नहीं करना है, तो बस आपने मोलोजोनाइड ओजोनाइड स्ट्रक्चर बनाना है, फिर उसको बीच में तोड़ देना है। Dehydrohalogenation of vicinal dihalides gives the product. Dehydrohalogenation, dehydro आप हाइड्रोजन और X आप निकाल रहे हैं। विसिनल डाइहेलाइड्स, विसिनल डाइहेलाइड मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें साथ साथ पड़े हुए कार्बन पर X मौजूद है। इससे क्या होगा? आप एक बार उससे हाइड्रोजन और X हटाओगे तो अल्कीन बनेगा, दोबारा हटाओगे तो अल्काइन बनेगा। ठीक है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। अगर एक बार आप X निकालोगे ना, उधर से एक H निकालेगा, तीसरी तक H भी निकल जाएगा, एक X और H, एक H, ये निकल जाएगा। तो ये आपका बनेगा C डबल बॉन्ड C बॉन्ड, अल्कीन बनेगा, एक X रहेगा। दोबारा आप फिर से करोगे तो फिर एक हाइड्रोजन और एक X निकल जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। सो ये अल्काइन बनाने का एक तरीका था। ठीक है, जो आपको बताया गया। यहां पर उसका नाम अगर आपको याद हो, विनाइल ब्रोमाइड रखा गया था। विनाइल, अगर ब्रोमीन आया था विनाइल ब्रोमाइड, इसको जनरली मैंने एक्स लिखा हुआ है, तो विनाइल हेलाइड इसको हम बोलेंगे। सो alkynes will be the right option. Dehydrogenation to dihalide. Benzene ring with an ethane group attached at any carbon. Benzene ring जिस पे किसी भी कार्बन पर ये वाला ग्रुप अटैच है, इथेन C2H5, ये इथीन है, आई थिंक, नॉट इथेन, लाइक इथीन नॉट इथेन। यस, CH डबल बॉन्ड CH2। इस सवाल के अंदर ना बेंजीन रिंग विद एन, ये ए की जगह ई लिखना होगा, इथीन। दिस इज नॉट इथेन, दिस इज इथीन। तो अगर एक बेंजीन रिंग के ऊपर एक इथीन अटैच है, तो अब मैं इसको यहां से मिटा के जस्ट इथेन इथीन लिख लेता हूं, CH डबल बॉन्ड CH2। ऐसे बेंजीन को डायरेक्ट कौन सा कॉमन नाम दिया था? स्टाइरीन का। तो स्टाइरीन इज द राइट ऑप्शन, राइट। एंड देन वी हैव बेंजीन। अच्छा, ये बेंजीन का टॉपिक अब आ गया है। द CC एंड CH बॉन्ड एंगल इन बेंजीन इज, बेंजीन के अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान एंगल, कार्बन और कार्बन के दरमियान एंगल, और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एंगल, ये दोनों 120 120 का था ना, तो आपका ये वाला ऑप्शन चलेगा। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में ये मैंने किताब से जस्ट एक लाइन उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, किताबी बुकिश लाइन। तो उसमें अगर आप देखो, रेगुलर तो है पर गोल नहीं है, बेंजीन का रिंग गोल नहीं है। रेगुलर तो है लेकिन स्फेरिकल है। अब देखो, स्फेरिकल वाला जो लफ्ज है ये बिल्कुल नहीं है, बाकी ठीक है। रेगुलर है, फ्लैट प्लेनर है, और हेक्सागोन है, बेंजीन में 6 कोने हैं, तमाम के तमाम हाइड्रोजन को प्लेनर है और कार्बन एटम के साथ। ये जो एमसीक्यूज मैंने लाया है, ये आपके
आपको बताने के लिए कि जो आपके पास नोट्स है, जो किताब है, टेक्स्ट बुक है, उसके एक एक लाइन को बड़े ही ध्यान से पढ़ते जाओ। उसका एक लफ्ज आपको धोखा दे सकता है अगर आपने, जैसे कि ये फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री में ये पूरा एक लाइन है, रेगुलर फ्लैट पेन हेक्सागोन ऑल हाइड्रोजन एटम कोप्लेनर विद कार्बन एटम। तो अपने एक एक लफ्ज को अपने फोकस करना है। इट इज नॉट एफएससी। एफएससी में बस खाली एग्जाम की तैयारी करते हैं, बस कुछ याद हो जाए एग्जाम में लिखने के लिए, बाकी आपको इतना बड़ा मसला नहीं है। अब मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है वो एफएससी के स्टूडेंट्स को तैयारी कराते हैं, एफएससी के क्लास में एमडीकेट वालों को बिठा देते हैं, जो कि बहुत बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। और फिर वहां पर सॉरी टू से वहां पर जो है वो 3-4 हज़ार रुपये लेकर जो है बोलते हैं हम एमडीकेट की तैयारी करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर इसी में खुशी में मुब्तला रहते हैं, हमें नहीं पता कि वो किस तरह का वो तैयारी है। राइट। Each carbon of the benzene ring is attached with other carbon and hydrogen through। बेंजीन के अंदर हर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ अटैच है। बेंजीन का एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ कैसे अटैच है? तो बेंजीन के एक कार्बन और दूसरा कार्बन एक दूसरे के साथ sp2 ओवरलैपिंग से अटैच है, और हाइड्रोजन के साथ sp2 और जस्ट s, sp2s, क्योंकि h का तो s है। तो sp2s आपको जहां मिले, ये वाला इसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन है। द काज ऑफ स्टेबिलिटी इन बेंजीन इज, बेंजीन के अंदर जो स्टेबिलिटी की वजह है वो एक तो रेजोनेंस है, कंजुगेशन है, रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, रिंग स्ट्रक्चर नहीं। तो ए एंड बी ओनली इज द राइट ऑप्शन। आपको जो टेस्ट दिया गया था मेरे ख्याल में उसमें उसको मैंने अब करेक्ट कर दिया है, उसमें सी भी था, सो ए एंड बी ओनली। अच्छा, टाइम लिख दो मुझे। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद H2SO4 इज, अगर आप बेंजीन को हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्ट करोगे तो हम इसको नेक्स्ट में पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन।